Welcome to our students. Today we are going to discuss about the mole concept. मोल कंसेप्ट के बारे में आज हम बातें करेंगे. ठीक, आज का हमारा जो गोल है, टॉपिक है, वो है मोल कंसेप्ट है. एक्चुअल मोल कंसेप्ट क्या होता है? तो मोल कंसेप्ट समझने से पहले मैं आपको, हमने एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा है कि यहाँ पर एक और टर्म में लिखता हूँ कि एटॉमिक मास. एटॉमिक मास, इस बात का मीनिंग क्या है? सबसे पहले मैंने आपके सामने एक सबस्टेंस लिया है, इतना बड़ा मैंने सबस्टेंस एक लिया है. ठीक, और ये सबस्टेंस या कोई एलिमेंट लिया है. तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये सबस्टेंस किससे मिलके बना है? तो आंसर है, ये जो सबस्टेंस है, ये जो एलिमेंट है, ये किससे मिलके बना है? तो आंसर है, ये मिलके बना है एटम्स से. अब इसमें बहुत सारे एटम्स रहे होंगे. कितने सारे एटम्स? तो हमें अभी पता नहीं है. कोई भी सबस्टेंस है जो या कोई भी एलिमेंट है, ये किन से मिलके बना है? तो आंसर है एटम से. कितने सारे एटम्स इसमें होंगे हमें अभी पता नहीं है. लेकिन अगर मैंने इस बोर्ड पे लिख दिया एटॉमिक मास, एटॉमिक मास का मीनिंग क्या है? मैंने लिखा है हाइड्रोजन का 1U. इस बात का मीनिंग क्या है? ये जो मैंने यहाँ पर 1U लिखा है, ये 1 यूनिट, तो इसका मतलब क्या है? ये हाइड्रोजन के कितने एटम का मास है? तो आंसर है, ये हाइड्रोजन के 1 एटम का मास है. मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम. 1 हाइड्रोजन एटम, एक एटम का मास है. फिर से कहीं पर लिखा है ऑक्सीजन का 16U. 16U लिखा है मैंने यहाँ पर. इस बात का मीनिंग क्या है? मैंने लिखा है 16U. इस बात का मीनिंग क्या है? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये ऑक्सीजन के कितने एटम का मास है? तो आंसर है, ये ऑक्सीजन के 1 एटम का मास है. कितने एटम का? मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम. मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम. कितने एटम का? 1 एटम का मास है ये. फिर से, तो ये U क्या लिखा है यहाँ पर? ये जो 16 है ना, ये क्या है इसका? एटॉमिक मास. क्या है? एटॉमिक मास. एटॉमिक मास. और ये U क्या लिखा है? यूनिट. तो ये लिखा है एटॉमिक मास यूनिट. अब मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है. मैंने इस तरह से लिखना, इस यूनिट की जगह मैंने यहां पर लिख दिया है हाइड्रोजन का 1G. इस बात का मीनिंग है क्या है? ये कितने एटम का मास है? देखो, पहले मैं क्या लिख रहा था? हाइड्रोजन का 1U. मैं आपसे पूछना चाहता था, ये पूछना चाह रहा हूँ, ये कितने एटम का मास है? तो आपने आंसर दिया, ये एक हाइड्रोजन के 1 एटम का मास है. फिर मैंने लिखा ऑक्सीजन का 16U. तो ये ऑक्सीजन के कितने एटम का मास है? तो आंसर है, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम का मास है. तो ये 16 यहाँ पर लिखा है एटॉमिक मास यूनिट. अब मैंने इसमें से थोड़ा सा चेंज किया, यूनिट की जगह मैंने लिख दिया है G. अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये कितने एटम का मास है? इसी तरह से मैंने लिखा है ऑक्सीजन का 16, इस यूनिट की जगह मैंने U की जगह लिख दिया G. ये बताइए कितने कितने एटम का मास है? तो आंसर है, ये जो यहाँ पर लिखा है यूनिट की जगह जो मैंने G लिखा है. अब ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन की कितने एटम का मास है? तो आंसर है, ये इतने एटम का मास है. 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स. जब नहीं, इस बात का मीनिंग ये है कि जब यहाँ पर मैं लिखता था, देखो फिर से 1U, तब मैं बोलता था ये एक हाइड्रोजन एटम का मास है. फिर मैंने जब लिखा 16U, ये कि ऑक्सीजन के कितने एटम का मास है? तो आंसर ऑक्सीजन के 1 एटम का मास है. फिर इस U को की जगह मैंने G लिख दिया है. अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब हाइड्रोजन के 1 ग्राम मेरे हाथ में आ जाए, इस बात का मीनिंग क्या है? मेरे हाथ में कितने एटम्स आए हाइड्रोजन के? तो आंसर है इतने, 6.022. फिर से मैंने जब ऑक्सीजन को लेकर 16U, तब मैं कह रहा था कि मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम. अब फिर मैंने लिखा 16G, ये कितने एटम का मास है? तो आंसर है, ये भी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स. इसका मतलब जब मैं ऑक्सीजन के 16 ग्राम अपने हाथ में ले लूं, मेरे ऑक्सीजन के कितने एटम्स आए मेरे हाथ में? तो आंसर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एटम. फिर से आपको बात समझ में आएगी. ऑक्सीजन एटम, यहाँ पर क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन एटम.
ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने लिखा है, फिर से यहाँ पर लिखा है मैंने Na सोडियम 23U। ये बताइए ये कितने एटम का मास है। जब मैं U लिखता हूं तो मैं बोलूंगा ये मास ऑफ 1 सोडियम एटम। ये सोडियम के कितने एटम का मास है, तो आंसर है 1। अब मैंने इसको U की जगह क्या लिख दिया, अब मैंने यहां पर लिखा Na23G यानी ग्राम। अब ये बताइए कितने एटम का मास है, तो फिर से हम बोलेंगे 6.022 into 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम Na। तो मोल कंसेप्ट सिंपल से ये कहता है, जब हम ये लिख रहे थे तब हम कह रहे थे मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। जब इसी यूनिट को हमने ग्राम में चेंज किया है तब हम बता रहे हैं कि उसमें इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। अब सोडियम के जब मैं लिखता हूँ 23 ग्राम, इस बात का मतलब मेरे हाथ में कितने एटम्स आते हैं, 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ द सोडियम। अब हमें मोल कंसेप्ट यही कहता है कि अब ये बार बार लिखने में थोड़ी सी हमें दिक्कत आती है 6.022 तक, तो इन्हें मोल कंसेप्ट ये कहता है हाँ, अब इस तरह से लिखना शुरू कर दो। ये जो 6.022 सोडियम के ये कितने मोल में होंगे, यानी इतने नंबर ऑफ एटम्स 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम कितने मोल में होंगे। तो हम कहेंगे ये 1 मोल ऑफ अगर सोडियम लिया जाए, 1 मोल ऑफ अगर सोडियम एटम लिया जाए, इस बात का मतलब मुझे सोडियम के, मेरे हाथ में सोडियम के कितने एटम्स आए, तो आंसर इतने 6.022 10⁻20 एटम्स। जब मेरे हाथ में सोडियम के कितने मोल है, 1 मोल। इस चीज को हमने समराइज करके इस तरह से लिखा है, ये जो सारी चीजें इस चीज को हमने इस तरह से समराइज करके लिखा है। इसी चीज को हमने एक समराइज करके लिखा है कि किसी भी सबस्टेंस का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, जो वे में रख रहा था ना 23 ग्राम 16 ग्राम, ये इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। किसी भी सबस्टेंस का ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो उसके 1 मोल के इक्वल होता है। और किसी भी सबस्टेंस का 1 मोल किसके इक्वल होता है, तो आंसर इस फिक्स नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, उसमें होते हैं इतने नंबर ऑफ एटम्स 6.022 into 10⁻23 एटम्स। ये तो हो गई, ये तो हमने लिखा, इस तरह से एक इंफॉर्मेशन निकल के आई। फिर से जब मैं कह रहा था कि मैंने हाइड्रोजन का लिखा है 1 ग्राम कि हाइड्रोजन के 1 मोल कब मेरे हाथ में होंगे, तो आंसर है जब मैं लिखूं यहां पर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि मेरे पास नाइट्रोजन, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि मेरे पास मान लो नाइट्रोजन के इतने एटम्स कब मेरे हाथ में होंगे, 6.022 into 10⁻23 एटम्स मेरे हाथ में कब होंगे, किसके, नाइट्रोजन के, एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। इतने एटम्स मेरे हाथ में कब होंगे, तो आंसर है जब उसका क्या होगा, 1 मोल। और 1 मोल कब होगा, किसके इक्वल होगा, उनसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। तो नाइट्रोजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है, 14 ग्राम। इस बात का मीनिंग ये है जब मैं हाइड्रोजन के 14 ग्राम अपने हाथ में लूंगा, मेरे हाथ में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो आंसर 6.022 10⁻23 एटम्स। क्लियर। तो और जब मेरे हाथ में इतने नंबर एटम सोडियम के होंगे, इस बात का मतलब मेरे हाथ में कितने मोल होंगे, तो आंसर है 1 मोल होंगे। क्लियर हुई ये बात। फिर से अब जब हम लिखते हैं, लेकिन ऑक्सीजन का तो जब हम लिखते हैं ऑक्सीजन के कितने ग्राम होंगे कि इतने नंबर ऑफ एटम्स मेरे हाथ में होंगे, तो आंसर है सर ऑक्सीजन के तो 16 ग्राम आपको लेने पड़ेंगे, तब जाके आपके हाथ में इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, कितने, 6.022। तो इसका मतलब जब ऑक्सीजन का 16 ग्राम लिया जाए तब आपके हाथ में इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, 6.022 into 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। और तो सर लेकिन एक और डिफरेंस देखिए कि हाइड्रोजन के कितने ग्राम ले लूं कि मेरे हाथ में इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो सर आंसर है सर कि ऑक्सीजन को तो 1 ही ग्राम लेना पड़ेगा,
पड़ेगा और मेरे हाथ में इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ किसका, हाइड्रोजन का। ठीक, तो और ये जो सब चीजें हैं ये किसके इक्वल चल रही है, ये सब किसके इक्वल चल रही है, तो आंसर है ये सब 1 मोल के इक्वल चल रही है। किसके इक्वल, 1 मोल के इक्वल। ये भी किसके इक्वल चल रहा है, 1 मोल के इक्वल चल रहा है। क्लियर हुई ये बात, तो ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अगर मैंने लिखा है वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो हम इसको इससे करेंगे। मॉलिक्यूलर मास हम जानते हैं किस तरह कैलकुलेट करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और इसमें 2 एटम से मल्टीप्लाइड बाय 2 और प्लस ऑक्सीजन का 16 है, तो ये आएगा 18U। क्या आएगा, 18U। अब ये इसका क्या है, तो आंसर है ये इसका मॉलिक्यूलर मास है। क्या है, वाटर का क्या है, ये मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, इसका मॉलिक्यूलर मास। अगर एटम होगा तो एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूलर मास 18U। अब मैंने इसको इस तरह से लिखा है, 18U की जगह मैंने क्या लिख दिया है, 18G। अब ये बताइए ये कितने एटम का मास है। ये जो 18G ने अभी तक देखो, अभी तक मैं क्या लिख रहा था, मॉलिक्यूलर मास 18U। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये कितने एटम का मास है, तो आप बोलेंगे ये इसका मॉलिक्यूलर मास है, एक मॉलिक्यूलर का मास इतना है। अब मैंने उसकी जगह लिखा है 16G। ये बताइए ये इसका क्या लिखा है, ये जो G लिखा है ये तो आंसर है। अभी तक लिख रहा है ये मॉलिक्यूलर मास इसका 18U है। अब ये G मैंने लिख दिया, इसका क्या लिखा है, तो आंसर है इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। ग्राम, बस यूनिट की जगह जब G लिख दे तो वही एटॉमिक मास क्या बन जाता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। हमने लिख दिया ये इसका क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक हो ये बात। फिर से मैंने लिखा है ऑक्सीजन का 16U। ये बताइए इसका क्या लिखा है, तो आप बोलेंगे सर ये इसका एटॉमिक मास लिखा है। क्या लिखा है इसका, या मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, एटम होता है एटॉमिक मास। अब मैंने इसको लिखा है 16G। ये बताइए इसका क्या लिखा है, तो आप बोलेंगे ये इसका लिखा है सर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक हुई ये बात। फिर से मैंने हाइड्रोजन का लिखा है 1U। ये बताइए इसका क्या लिखा है, एटॉमिक मास। अब मैंने इस U की जगह क्या लिख दिया है, 1G। ये बताइए इसका क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक हुई ये बात, ओके। अब हमने इसी चीज को एक तो बेसिक सी इंफॉर्मेशन निकाली इस तरह से कि मोल कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा हमें आइडिया लग गया। तो अब फिर से मैं थोड़ा सा आपको रिपीट कर देता हूं कि मोल कंसेप्ट क्या कहता है। किसी भी सबस्टेंस का अगर 1 मोल लिया जाए तो वो किसके इक्वल होता है, किसी भी सबस्टेंस का, किसी भी एलिमेंट का, या किसी भी मॉलिक्यूल का, या किसी भी आयन का, किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर 1 मोल लिया जाए तो वो किसके इक्वल होता है। इस चीज को हम ऐसे लिखेंगे। अब 1 मोल किसी भी सबस्टेंस का होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास के, किसके इक्वल होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के। और किसी भी सबस्टेंस का ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अगर किसी भी सबस्टेंस का 1 मोल अगर लिया जाए उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास का के इक्वल होता है। और किसी भी सबस्टेंस का 1 मोल कब होता है, तो वो 1 मोल उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, उसमें फिक्स नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो जैसे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दूं कि किसी भी सबस्टेंस का अगर 1 मोल लिया जाए उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। जैसे मैं लिख दूं हाइड्रोजन का मैंने मेरे हाथ में 1 मोल कब आएगा, तो आंसर है कि अगर हाइड्रोजन का 1 मोल में इस तरह से लिखेंगे कि हाइड्रोजन का 1 मोल मेरे हाथ में कब आए, तो आंसर है जब उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 1 ग्राम, तब हम कहेंगे कि मेरे हाथ में कितने मोल आए, तो हम बोलेंगे 1 मोल। फिर से तो जब हाइड्रोजन, इस बात का मीनिंग ये है कि जब हाइड्रोजन के 1 ग्राम लिया जाए, इस बात का मीनिंग निकाला जाए कि मेरे हाथ में कितने मोल आ चुके होंगे, 1 ग्राम। फिर से अगर मैंने लिखा ऑक्सीजन के तो 16 ग्राम में जब मैं ले लूं अपने हाथ में, तो मेरे हाथ में कितने मोल होंगे, तो आंसर है 1 मोल होंगे। एक और डिफरेंस देखिए कि 16 ग्राम में ले लूं तब मेरे हाथ में 1 मोल होंगे। और नाइट्रोजन का अगर मैं ले लूं, नाइट्रोजन जब मैं 14 ग्राम ले लूं, 14 ग्राम ले लूं
सॉरी 14 ग्राम ले लूं तो, या मैं कह दूं 1 मोल ले लूं तो मेरे हाथ में कितने नाइट्रोजन के ग्राम होंगे? तो आंसर है 14 ग्राम होंगे। ये जो सभी जो ये क्वांटिटी 1 ग्राम 16 ग्राम है, ये सब किसके इक्वल चल रही होंगी? तो आंसर है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ किसके? तो आंसर है हाइड्रोजन के। ये भी किसके इक्वल होगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इस बात का मीनिंग ये है, जब ऑक्सीजन का 16 ग्राम लिया जाए तो अब मेरे हाथ में कितने मोल होंगे? 1 मोल। और 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? इतने नंबर ऑफ एटम्स। लेकिन हाइड्रोजन के लिए तो 1 ही ग्राम लेना पड़ता है, तब मेरे हाथ में इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। एक और डिफरेंस देखिए, जब नाइट्रोजन का 40 ग्राम लिया जाए तब मेरे हाथ में 1 मोल होते हैं, और उस 1 मोल में फिक्स नंबर ऑफ एटम्स होंगे। वो कितने होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। ये तो हो गया एक। अब इसी चीज में हमने एक और स्टेटमेंट ऐड किया है। कौन सा वाला? ये कि किसी भी सबस्टेंस में 1 मोल तभी होता है, 1 मोल उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है, और किसी भी सबस्टेंस का 1 मोल में एक फिक्स नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, और वो फिक्स नंबर ऑफ एटम्स उसके एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होते हैं। एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होता है, एवोगाड्रो नंबर। और वो एवोगाड्रो नंबर किसके इक्वल होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये तो हो गई बेसिक सी इंफॉर्मेशन। इतनी सी इंफॉर्मेशन के बेस पे क्लास 9th में जितने भी आपके पास क्वेश्चंस है, वो इतनी सी इंफॉर्मेशन पे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब क्वेश्चंस, अब सवाल उठता है पर क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं? क्वेश्चंस आपसे इस तरह से बनते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन के, अगर मैं मुझे बोलिए कि 1 मोल कब आएगा, तो आप बोलेंगे देखो हाइड्रोजन का जब 1 ग्राम लिया जाए तब आपके हाथ में कितने मोल होंगे? 1 मोल। इस तरह से ये तो हो गया एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन। तो इसी तरह से आपसे पूछेंगे कि बताइए कि अगर हाइड्रोजन के 2 मोल लिए जाए या 2 ग्राम लिए जाए तो बताइए कितने मोल होंगे आपके हाइड्रोजन में के? तो आंसर है आप बोलेंगे 2 मोल, क्योंकि 1 ग्राम में कितने मोल है? 1 मोल। तो 2 ग्राम में कितने होंगे हाइड्रोजन के? तो आंसर है 2 मोल है होंगे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब हाथ में मेरे पास हाइड्रोजन के 10 मोल होंगे तब बताइए मेरे हाथ में कितने, या 10 ग्राम होंगे तब बताइए कितने मोल होंगे हाइड्रोजन की? तो आप बोलेंगे सर 10 मोल होंगे। 10 मिलीग्राम में कितने होंगे? 10 मोल होंगे। अब फिर से मैंने इस तरह से आपसे पूछा, बताइए 32 ग्राम अगर लिया जाए किसका? ऑफ ऑक्सीजन का, तब बताइए आपके हाथ में कितने मोल होंगे ऑक्सीजन के? तो आप बोलेंगे सर देखिए सर कि 16 ग्राम जब ऑक्सीजन का लिया जाता है ऑफ ऑक्सीजन, तब हाथ में हमारे कितने मोल होते हैं? 1 मोल। तो इसलिए अगर 32 ग्राम लिया जाए किसका? 32 ग्राम लिया जाए किसके? ऑक्सीजन के। अगर 16 ग्राम में 1 मोल है तो 32 ग्राम में कितने होंगे? 2 मोल होंगे। सही बात है। और कैसे किया ये आपने? तो सर बताइए कैसे किया? इसका सिंपल पता करने का तरीका सिंपल सा है। देखो, जब हम बोलते हैं कि 16 ग्राम में के ऑक्सीजन में, ऑफ ऑक्सीजन में 1 मोल होंगे, तो इसलिए 1 ग्राम में कितने होते होंगे ऑक्सीजन के? तो 1/16 मोल। तो कितने में निकालने हैं? 32 ग्राम में। तो 32 ग्राम में कितने मोल होंगे? तो आंसर है 1 इंटू 32/16 डिवाइड कराइए 2, तो इसका मतलब 2 मोल होंगे। ये तो हो गई बेसिक सी इंफॉर्मेशन। अब इसमें कुछ अलग अलग केसेस है, वो आगे आने वाले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट द मोल कांसेप्ट टुडे, द बेसिक इंफॉर्मेशन। ओके, बेस्ट ऑफ लक।